आपकी जो मेहनत के चर्चे हैं वो आपके सीएम तक भी पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी कमिश्नर तक भी पहुंच चुके हैं और उन्होंने आपको अवार्ड भी दिया है। आप सोच नहीं सकते कि अगर कोई ये बहुत प्रधानमंत्री आपका नाम लेकर के और तारीफ करे। सबसे बड़ी तो मुझे तब अचीवमेंट मिली है कि जब मुझे मालूम चला कि मैं 4 दिन के लिए प्रधानमंत्री का मेहमान बनूंगा। मधुमक्खी जो शहद उठाती है, नेक्टर बोलते हैं उसको, जब तक वो शहद में कन्वर्ट होता है, वो फूल से उठाने से लेकर के और 18-19% मॉइस्चर तक आने तक वो मधुमक्खी उसको 8 से 10 बार पिएगी। मधुमक्खी पालन में ऐसा क्या इंटरेस्ट आपको लगा कि मतलब आपने उसको अपना फ्यूचर ही बना लिया, आपने उसको अपना बिजनेस ही खड़ा कर लिया? मेरा भी एक्चुअली इसमें जुनून पैदा हो गया था बहुत ज्यादा। मुझे मधुमक्खियां बहुत प्यारी लगने लग गई, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। जो प्रधानमंत्री की मन की बात का जो एपिसोड आता है, 75 एपिसोड आया था, उस टाइम भी उन्होंने मेरी एक दूसरे किसानों के सामने प्रेरणा सूत्र बतलाया था। और फिर जब 91 एपिसोड आया था तो उसमें तो मेरी सक्सेस स्टोरी प्रधानमंत्री जी ने शॉर्टकट में सुनाई थी कि इन्होंने 6 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया था और आज 2000 बॉक्स से भी ज्यादा मधुमक्खी पालन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे सेंटर फॉर बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी के एसएमई स्टोरीज पॉडकास्ट शो पर। और आज हमारे बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर सुभाष कंबोज। सुभाष जी बिलोंग करते हैं यमुनानगर हरियाणा से और पिछले 28 सालों से, जी हाँ, पिछले 28 सालों से ये शहद की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि सुभाष जी ने अपनी बिजनेस की जर्नी कहाँ से शुरू की और क्या वो ऐसी चीज थी जिन्होंने सुभाष जी को हनी की इंडस्ट्री में एंटर होने के लिए मोटिवेट किया। सुभाष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट शो पर। नमस्कार जी सभी को। थैंक यू सो मच। सो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस में कैसे एंटर हुए, क्या चीज ने आपको मोटिवेट किया और किस चीज से आपने शुरुआत की? वैसे मैं मेरा ये बिल्कुल भी काम करने का ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं मधुमक्खी का ये काम करूंगा, मैं शहद के फील्ड में मैं आऊंगा। अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं तो मैंने सिर्फ 6 मधुमक्खी के बॉक्स अपने खेतों में शहद खाने के पर्पज से और पोलिनेशन के, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ सरसों और तोड़िया जिसको बोलते थे और सूरजमुखी उसकी फसल होती थी। और हम उसकी पोलिनेशन के लिए, मुझे मालूम था कि मधुमक्खियां पोलिनेशन करती हैं, तो मैंने पोलिनेशन और खुद का शहद खाने के लिए सिर्फ अपने खेतों में 6 बॉक्स ही रखे थे। तो अच्छा। लेकिन जब मैंने देखा कि वो मधुमक्खियां जितने की मैंने 5500 रुपए की जो मधुमक्खियां ली थी उस साल, और वो उन्होंने 6500 रुपये से भी ज्यादा का मुझे शहद दे दिया पहले साल। और उन्हें जो मधुमक्खी जितने 6 बॉक्स लिए थे वो डबल हो गए, यानी कि मेरे पास लगभग 10-11 बॉक्स हो चुके थे। और इसी तरह फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल के सीजन में भी फिर हमारी मधुमक्खियां भी डबल हो गई और हमें शहद भी डबल मिला। तो बस फिर मुझे मेरे मन में आया कि क्यों ना इसी काम को बहुत बड़े लार्ज स्केल पे लेके जाए। और मैं इसको धीरे 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 वो उसको बढ़ाता गया और 2001 में मैं इस काम को लगभग पूरे प्रोफेशनल तौर पे करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं इसको लगभग 2000 बॉक्स तक मैंने कंटिन्यू इसके अपने पास रखे। जितनी फालतू ज्यादा मधुमक्खी हो जाती थी उनको हम जी। सेल कर देते थे। अच्छा। तो ये जो आप बता रहे हैं 5 से 6 हजार रुपए की बात कर रहे हैं, या आप बात कर रहे हैं पिछले 25 से 28 साल पहले की? हाँ, ये मैंने 1996 में जुलाई के महीने में मैंने ये मधुमक्खियां अपने पास 6 बॉक्स रखे थे सिर्फ, जो 5500 रुपए के लिए थे। नहीं, तो मधुमक्खी के जो बॉक्स आप कह रहे हैं थोड़ा सा उसको विस्तार में बताएंगे? हाँ, असल में मैंने मधुमक्खी का काम शुरू किया था, ये मान लीजिए। फिर उसके बाद ये जो मार्केटिंग का काम है, जो शहद की मार्केटिंग है, और अब मैं ना सिर्फ अपना शहद खुद का बल्कि दूसरे जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ रहते हैं, या दूसरे जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं, उनका भी शहद हम लेकर के फिल्टर करके उसको भी हम पूरे बड़े लार्ज स्केल में हम कर रहे हैं। तो वो, लेकिन मैंने जो मेरी स्टार्टिंग जर्नी थी वो सिर्फ मधुमक्खी पालन से ही शुरू हुई थी। तो मधुमक्खी पालन में ऐसा क्या इंटरेस्ट आपको लगा कि मतलब आपने उसको अपना फ्यूचर ही बना लिया, आपने उसको अपना बिजनेस ही खड़ा कर लिया? हाँ,
वो एक्चुअली देखो, ये सब कोई भी है, आप किसी भी काम में ले लीजिए, किसी भी फील्ड में जाइए, जब तक आपको उस काम से प्यार नहीं होगा, उसमें आपको करने में मजा नहीं आएगा, उसमें आपका जुनून नहीं होगा, तब तक आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। मेरा भी एक्चुअली इसमें जुनून पैदा हो गया था बहुत ज्यादा। मुझे मधुमक्खियां बहुत प्यारी लगने लग गई, और यहाँ तक कि मैं उन मधुमक्खियों को मैंने उनका काम देख करके, जैसे वो कितनी मेहनत करती थी, उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। और जब मुझे ये मालूम चला कि मधुमक्खियां कभी सोती नहीं है, दिन रात लगी रहती हैं, तो वो मेरे लिए और ज्यादा प्रेरणा का एक माध्यम था। तो वहां से मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, जब ये मधुमक्खियां इतनी मेहनत कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकता। बस वहां से मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इन मधुमक्खियों को मैं बहुत सारी स्टेट में ले लेकर के हम लोग इसको घूमते हैं। और इसका जो है अलग अलग फील्ड में अलग अलग शहर हम इसका इकट्ठा करते हैं। तो सुभाष जी, जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी मधुमक्खियां लेकर के घूमते हैं और अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं, तो क्या आप हाँ, दर्शकों को ये बताएंगे कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आपके पास से मधुमक्खियां हैं और आप उनको कैरी करके किसी और स्टेट्स में जाते हैं, और फिर वो जो नेक्टर कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा मेरे को डिटेल में बताइए। देखो, मधुमक्खियां क्या है जी, ये, और खासकर सभी दर्शकों की नॉलेज के लिए बता दूं कि शहद कभी भी फैक्ट्री में नहीं बनता। ये तो मधुमक्खियां ही कलेक्ट कलेक्ट करती हैं, और ये फूलों से कलेक्ट करती हैं। जी। मधुमक्खियां भी कोई अपने पास उनका कोई सोर्स नहीं है कि वो अपने पेट से वैसे पैदा कर देंगे शहद को। वो तो जी। फूलों से उठाती है नेक्टर, और वो छत्ते में लगाती हैं। एक जी। ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। तो अब वो मधुमक्खियां जो है, हमने जो एक्चुअली इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा करके हम अलग अलग एरिया का, अलग अलग फूलों का शहद इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हर एक अपने जो हिंदुस्तान का एटमोस्फेयर है वो एक जी। जैसा नहीं है। हाँ। हमारे पास गर्मी, सर्दी और बरसात सभी तरह के मौसम आते हैं। तो हम बिल्कुल। अलग अलग महीनों में अलग अलग एरियो में जाते हैं इसको लेकर के। जी। तो अगर मैं एक नंबर्स की बात करना चाहूँ तो आपके पास में कितनी मधुमक्खियां हैं? सर हमने जो है ये वैसे तो ये 2003-4 के अंदर मेरे पास लगभग 1000 बॉक्स से भी, यानी कि एक बॉक्स के अगर हम गिनती करें, वैसे इनकी गिनती पॉसिबल नहीं है। जैसे हम जी। अपने सिर के बाल गिन नहीं सकते, ऐसे इनको भी नहीं गिन सकते, लेकिन एक आइडिया होता है कि एक बॉक्स के अंदर अगर पूरा मधुमक्खियों का 10 फ्रेम का भरा हुआ है, तो उसमें 10 से 15 हजार के करीब मधुमक्खियां होती हैं एक टाइम में। और अगर हम आगे बॉक्स की गिनती करते हैं, फिर अभी हम बॉक्स उनको कितने हैंडल कर सकते हैं। मैंने जो है सीजन स्टार्ट, जैसे हमारा सितंबर अक्टूबर में सीजन शुरू हो जाता है, तो मैंने लगभग 1200 से 1500 बॉक्स से मैं स्टार्ट करता था सीजन। और फिर वो, क्योंकि हर साल सीजन में जो हमारा सितंबर से लेकर के और अप्रैल तक का जो सीजन होता है, उसमें ये बहुत ग्रोथ करती है। और उनको जो है ना लगभग 2200, 2300, 2500 तक भी, यानी 1500 से 2500 बॉक्स तक भी मैंने इनको डेवलप किया। और ऐसे आप खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितनी मधुमक्खियां हो सकती हैं इतनी टोटल। मैं समझ पा रहा हूँ। और जैसे कि सुभाष जी आप बता रहे हैं कि इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, तो डेफिनेटली पीछे आपकी एक बहुत बड़ी टीम होगी जो इस चीज के अंदर, इस मिशन के अंदर आपको सपोर्ट करती होगी। बिल्कुल, ये काम ऐसा है कि इस काम में हर कोई आपको मजदूर नहीं मिलेगा। कोई भी इस काम में आपके आगे आकर के है ना मजदूरी नहीं करेगा। स्पेशल जो लड़के या है ना दूसरे, हम जो हमारे पास लेबर रहती थी, वो स्पेशल पूरे साल के लिए, हर मंथ के लिए उनको नहीं रखते, लेकिन वो कंटिन्यू हमारे पास है ना आते थे। और इस काम को हम लोग, ये मान लो कि अगर हम 2000 बॉक्स के करीब अगर हम कंटिन्यू रख रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 12 से 15 तक लेबर काम करती थी। और हम भी दो पार्टनर आपस में मिल करके इस काम को आगे बढ़ाते थे। ओके। सुभाष जी, अगर एक बात पूछूं और अगर आप उसका जवाब सच सच दें तो उसकी बात ही कुछ और होगी। हाँ जी, क्यों पिछले नहीं, सच में 25-28 देंगे। साल से आप काम कर रहे हैं, कितनी ही मधुमक्खियों ने आपको काटा होगा? सर ये तो गिनती नहीं कर सकते।
क्योंकि जब भी हम मधुमक्खियों में काम करेंगे तो मधुमक्खियां तो हमें काटेंगी, ये तो किसी को नहीं बख्शती। हाँ, हम सेफ्टी से कुछ सेफ्टी यूज करते हैं, जैसे हम अपने कैप लगा लेते हैं मुंह को बचाने के लिए, हाथों में ग्लव्स पहन सकते हैं, एक दो कपड़ा फालतू यूज कर सकते हैं, ड्रेस भी एक ड्रेस कोड भी कर यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो मधुमक्खियां किसी ना किसी तरह तरीके से हमें काट जाती हैं, और जब हम इनमें काम करते हैं तो हम बहुत बहुत बार, हर बार तो ग्लव्स नहीं पहनेंगे हाथों में, तो काटती है। लेकिन काटने का ये मीनिंग नहीं है कि उनका कोई नुकसान है, बल्कि हमारे शरीर के लिए वो बहुत फायदेमंद है। इनका जो वैनम होता है हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। आप इंटरनेट पे इसके बारे में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बी वैनम के बेनिफिट्स क्या क्या हमारे शरीर को मिलते हैं। तो हमें बहुत सारी जो मैं ये कहूंगा कि है ना, बहुत सारी बीमारियों से हम उनसे मुक्ति मिल सकती है हमें। और गठिया बैग खासकर वो तो हमें कभी नहीं होएगी, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं 28 साल से मुझे बुखार नहीं आया कभी, जब से मैं मधुमक्खी का काम कर रहा हूँ। तो इस तरह की जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, पावर है, वो मधुमक्खियों के डंक से बढ़ती है। अच्छा, तो ये तो मतलब एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं हमको, पूरी जनता को, कि अगर मधुमक्खी कभी काटती है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये एक्चुअली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है जी। वो बहुत तेज हो जाता है। जब भी मधुमक्खी का वैनम अगर हमारे शरीर में जाता है तो हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन है ना, एक रैक जैसे यानी कि बहुत सारों का पतला हो जाता, सॉरी, गाढ़ा हो जाता है ब्लड, तो जी। वो ये पतला कर देती है उसको। इसलिए अच्छा। आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर मधुमक्खियां रेगुलर आपको हफ्ते में 5-4 मधुमक्खियां काट रही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, क्या बात है। हाँ जी। सुभाष जी, आपसे एक और चीज की जानकारी चाहेंगे कि जब बात हो रही है शहद की, तो डेफिनेटली इसकी तासीर होती है मीठी। तो क्या डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको शहद को कंज्यूम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस लिमिट में करना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात की है। बहुत सारी गलत है ना भ्रांतियाँ हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारी हैं, और भी इससे भी बड़ी-बड़ी भ्रांतियाँ हैं। उनको भी हम यहाँ पर इस मंच पे हम उनका आप लोगों को ज़रूर, जो भी मैंने इस फ़ील्ड में नॉलेज लिया है उसको बतलाऊँगा। देखो, जो अगर शुगर पेशेंट है, वो है ना, चीनी ना यूज करे कभी भी, बल्कि शहद इस्तेमाल कर ले। अगर उसको कभी भी मीठा खाने की तलब उठती है, गुड़ से या चीनी से परहेज करे, और है ना शहद का इस्तेमाल करे। और शहद वो यूज करे जिसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम होती है। एक्चुअली हमारे जो शहद में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दो चीज होती है, वो दो दो उसके मेन घटक है। अब बहुत सारे शहद में जो है वो ग्लूकोज ज्यादा होता है, किसमें फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। इसलिए जो जैसे अजवाइन का शहद है, जामुन का शहद है, कुछ नीम का शहद भी कलेक्शन होती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह के जो शहद हैं जामुन वगैरह के, उनका इस्तेमाल करें तो जरूर आप एक लिमिट में जरूर इस्तेमाल करें कर सकते हैं। और इससे कभी भी आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि कम से कम जो शुगर फ्री गोलियां आती हैं जो एक केमिकलों जी। से बनती हैं, जी। उनसे परहेज करें और शहद का इस्तेमाल करें। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, और आपको है ना उससे ताकत भी मिलती है ना आपके शरीर को, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी इसके अंदर होती है, बिल्कुल बहुत सही बात। सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर होते हैं, तो वो जी। आपको मिलेंगे। तो शहद बेनिफिट है। और मैं अपने ही फैमिली में आप लोगों की नॉलेज में बता देता हूँ कि मेरी मम्मी पापा को है ना शुगर है, लेकिन हम लोग उनको खूब शहद खिलाते हैं। अच्छा जी। हाँ जी। सो इसकी कोई डेफिनेट क्वांटिटी है या कोई मेजरमेंट है कि इतना शायद कोई भी इंसान या एक डायबिटिक पेशेंट खा सकता है? सर, ये तो देखो है कि एक लिमिट में लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंटिन्यू उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दे। एक लिमिट है कि अभी कभी कभी मीठा खाने की जब भी माना आवश्यकता पड़ रही है थोड़ा बहुत, तो आप एक लिमिट लें, 1-2 चम्मच, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा। और सुभाष जी, हाँ जी। आप इतने समय से ये शहद का काम कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या वैरायटीज है या क्या क्या वेरिएशन है शहद के जो आपके पास अवेलेबल हैं? कुछ वो बताएं सर, सर। हम आप सोच भी नहीं सकते वैसे, क्योंकि आम जनता को शहद की बारे में बिल्कुल भी, मैं ये कहूंगा, बहुत ही नाम मात्र, अगर कोई 0.1% होगा तो नॉलेज होगी, नहीं तो
अभी तक हमारे कम से कम अपने इंडिया में है ना आम पब्लिक को शहद के बारे में अवेयरनेस नहीं है। वो लोग सोचते हैं सिर्फ शहद का मतलब है शहद यानी कि एक ही तरह का, लेकिन शहद के तो बहुत सारी वैरायटियां हैं। असल में शहद कभी फैक्ट्री में नहीं बनता, मैंने पहले भी बोला है, ये फूलों से आता है। और अलग अलग फूलों के अलग अलग शहद होते हैं, उनके गुण भी अलग अलग होते हैं, उनका कलर भी अलग अलग होता है, उनका स्वाद भी अलग अलग होता है। तो जितने तरह के फूल हैं हमारे पृथ्वी पे उतने तरह के शहद हैं। बस ये है कि वो लार्ज स्केल में एक जगह कौन सी कलेक्शन ज्यादा आ रही है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि सरसों का सीजन होता है तो सरसों की कलेक्शन आती है, जब सूरजमुखी का सीजन होता है तो सूरजमुखी के फूलों का शायद कलेक्शन होता है। तो इसी तरह जब लीची के बागों में लीची के फूल खिलते हैं और है ना जामुन के फूल खिलते हैं, तो उस टाइम की जो वो कलेक्शन होती है वो उसी के नाम से ही बोली जाती है, और इनका सबका स्वाद अलग अलग है। और मैं आप लोगों को ये एक दिखा भी देता हूँ। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये शहद सफेद। है, अच्छा। और सोच नहीं सकता कोई कि ये ऐसा भी शहद होता है। और शहद जो है वो क्रिस्टल हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्रिस्टल हनी है। ग्रेट, क्या बात है, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि शुद्ध देसी घी है। हाँ जी, लेकिन ये वास्तव में शहद है। और ये आम लोग जो है ना बहुत ही गलत धारणा है कि शहद जम के तो वो नकली है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शहद तो जमते हैं, उनकी शहद की एक नेचर है जमना, उसका क्रिस्टल होना उसकी नेचर है। हाँ, कुछ शहद जल्दी जमती हैं, कुछ बहुत लेट जमती हैं, कुछ नहीं जमते। ये डिपेंड करता है कि वो किस फूल से आ रहा है। फूलों के अंदर से जो नेक्टर आता है, उस नेक्टर के अंदर जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, उस रेशो के ऊपर डिपेंड करता है तो वो शहद का जमना या ना जमना। कुछ शहद नहीं भी जमते, जैसे अजवाइन के फूलों का है, जामुन के फूलों का है ना, आपके यूकेलिप्टिस के फूलों का है, कश्मीर में अकेशिया है एक, तो उसके फूल का है, तो बहुत नहीं जमते। लेकिन ये मेरे हाथ में जो सरसों का शहद है, और जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, मेन प्रोडक्शन है, वो सरसों के फूलों का ही शहद ही है। 60% जो शहद की प्रोडक्शन है हिंदुस्तान की, वो सरसों के फूलों से है। और ये शहद यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता। ये शहद पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन में या यूएसए में एक्सपोर्ट हो जाता है। वहां अंग्रेज लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, ब्रेड और टोस्ट पे लगा करके वो लोग इसको खाते हैं। ये क्रीम हनी के नाम से वहां पर जाना जाता है, और वो लोग इसके बहुत अच्छी कीमत देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इससे नफरत करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये सभी पब्लिक को, जनता को ये कहूंगा कि जो जी। शहद जम गया उससे नफरत ना करें। वो जमना, शहद का जमना एक नेचर प्रक्रिया है। स्वाभाविक चीज है। हाँ जी। सुभाष जी, आपसे और एक चीज जानना चाहूंगा। जैसे कि आप बात कर रहे हैं शहद की, तो आपने इसमें काफी R&D की है और बहुत डिटेल में आप इसके अंदर तक जा चुके हैं। तो एक शहद को जांचने की, या एक कॉमन इंसान एक शहद की पहचान कैसे करे कि ये शहद नकली है, ये शहद मिलावटी है और ये 100% शुद्ध है? बहुत ही सिंपल तरीका एक बता देता हूँ। जी। आपने क्या करना, आपके घर में रुई सभी के घर में मोस्टली मिल जाती है, उसकी बत्ती बनाए और जी। वो शहद में डिप करें, और ठीक है। माचिस की तिल्ली से आग लगाए बत्ती को। जी। जी। बत्ती को आग, एक्चुअली शहद आग पकड़ता है, वो आग जल्दी आग पकड़ेगा। अगर उसने आग नहीं पकड़ी तो जी। इट मीन्स वो मिलावट है, उस वो शहद नहीं है। अच्छा, अगर आग पकड़ वो ली तो वो शहद शुद्ध है? शहद और है, अगर आग शहद पकड़ ली? आग पकड़ता है। कोई भी किसी भी तरह की कोई चाशनी या सिरप होगा वो जी। आग नहीं पकड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। हाँ अब जी। आप कंबोज जी ये बताएं कि शहद का सेवन करने का क्या सही समय है? जैसे कि हमारे साथ में 12 महीने हैं, तो क्या हाँ जी। गर्मी में इसका सेवन करना चाहिए, सर्दी में करना चाहिए, बरसात में करना चाहिए? क्या सुबह करना ठीक है, शाम करना ठीक है, रात करना ठीक है? देखिए, शहद तो एक ऐसी चीज है जिसको हमारे शास्त्रों में अमृत बोला गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ को कहीं भी शास्त्रों में अमृत नहीं बोला गया। और जितनी भी हमारी है ना आयुर्वेद की दवाइयां बनती हैं, उनमें 90% दवाइयों के अंदर पहले शहद को ही इस्तेमाल में बतलाया गया।
असल में शहद को में जो है ना, जो न्यूट्रिशन है, वो एक अकेले शहद में इतने न्यूट्रिशन है जो किसी भी अकेले खाद्य पदार्थ में नहीं है। तो इसलिए इसको अमृत बोला गया है। अब इसके असल में हमारे, खासकर अपने हिंदुस्तान में आम पब्लिक में बहुत कुछ गलत धारणाएं हैं। जैसे कि वो ये सोचते हैं कि शहद तो गर्म होता है और वो गर्मियों में इस्तेमाल करने से इससे डरते हैं, जबकि आप सोच भी नहीं सकते, शहद ठंडा भी बहुत होता है। इसकी तासीर गर्म तो है, मानते हैं, लेकिन ये ठंडा भी है। डिपेंड करता है कि हम उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। मैं आपके थोड़ी सी एक शॉर्टकट में आपकी नॉलेज के लिए, देखो शहद को क्या करना है, अगर आपने इसका शिकंजी और शरबत या जूस में या दूध में अगर इसको पिया, तो ये ठंडी तासीर का है, ये अपनी तासीर चेंज कर लेता है, तो ये बहुत ठंडा है। आप 2 गिलास शिकंजी के बना करके गर्मी में, लू में, कितनी भी बाहर लू चल रही है, खेतों में काम करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं, लू नहीं लगेगी, इतनी ठंडी तासीर का है। गरम का गरम कब है, जब हम इसको डायरेक्ट खाते हैं। अगर हम डायरेक्ट खाएंगे या चाय कॉफी में डाल करके पिएंगे, तो ये गर्म तासीर का है। तो इसी तरह कुछ मेडिसिन है, जैसे दवाइयां हैं, कुछ मेडिसिन है, उनमें भी इसे इस्तेमाल अगर किया गया तो वहां पर वो डायरेक्ट खाया जाएगा, तो वो गर्म है फिर उसकी तासीर। कुछ इसके मेडिसिनल बेनिफिट बताइए कि जैसे कभी जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, तो हम कब हाँ और कैसे देखो, इस्तेमाल कर सकते हैं? वो वैसे तो मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं तो एक किसान हूँ, मधुमक्खी पालन और ये सब है ना, शहद का मेरा काम है। लेकिन फिर भी जो हमने अपने एक्सपीरियंस से है ना देखा है, हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो जब गर्मी आती है, अगर हमें एनर्जी चाहिए, तो आप जरूर इसको शरबत बना करके पिए। अगर आप अपना फैट काटना चाहते हैं तो नींबू डाल लीजिए। अगर आप चाहते हैं मेरा मैं फैट नहीं काटना है, दुबड़ा पतला, तो उसमें शरबत जिसको बोलते हैं उसमें दूध डाला जाता है, तो थोड़ा सा दूध डाल लीजिए। वो आपको एनर्जी भी देगा और आपको ताकत भी देगा। ये ताकतवर होता है बहुत। ये शहद की एक नेचर है कि ये जिसके साथ मिल गया, ये उसकी पावर को बढ़ा देता है, यानी यहां तक कि डबल भी कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दूध के साथ अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, तो ये दूध की ताकत को डबल कर देगा, क्योंकि ये इसके अंदर असल में फैट नहीं है। और अगर ये थोड़े से फैट के साथ मिल करके हमारे शरीर में अगर जाता है, तो ये बहुत एनर्जीफुल होता है। और शहद एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो मधुमक्खियों द्वारा पचा पचाया भोजन है। इसको पचाने के लिए हमारे शरीर को कोई ज्यादा ताकत नहीं लगती। और यहां तक कि ये आप हैरान रह जाएंगे ये सोच, है ना, सुन करके, कि शहद के अगर आपने 2 चम्मच ले लिए, तो वो दोनों चम्मच 20 मिनट में आपके ब्लड के रूप में आपके शरीर में होंगे। कोई भी खाने की चीज अगर आपने खाई, फॉर एग्जाम्पल आपने खाना रोटी खाई या सब्जी खाई, उसको पचाने के लिए हमारे पेट को जो है लगभग 4-5 घंटे, 6-6 घंटे तक लग जाते हैं। लेकिन शहद को पचाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, और 20 मिनट के बाद वो ब्लड के रूप में होता है। ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाता। जैसे और चीजें हम लेते हैं, हमारी आंतें उससे न्यूट्रिशन ले लेती हैं, बाकी वेस्टेज निकाल देती हैं। लेकिन शहद ऐसी चीज है, वो हमारी आंतें उसको पूरे को अवशोषित कर लेंगी और पूरे को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके और फिर उसको ब्लड के रूप में कन्वर्ट कर देंगी। क्या बात है! आपने हाँ बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और अगर इसको कोई धैर्य से, समझदारी से सुनेगा, समझेगा, तो उनकी लाइफ चेंज होने के लिए ये एक छोटा-सा और बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल। देखो शहद में क्या है, इतने न्यूट्रिशन है, किसी भी अकेली चीज में नहीं है। हम दिन भर हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल और फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध, कोई अंडे, कोई नॉन वेज, क्या नहीं क्या क्या नहीं हम लोग खाते हैं। लेकिन अगर हम डेली रूटीन में अपनी डाइट में शहद का भी अगर इस्तेमाल कर लें, तो हमें बहुत ज्यादा चीजें खाने की जरूरत नहीं है। हम शहद खा करके बहुत सारी चीजों को किससे हम, क्योंकि आजकल है ना, बहुत सारी चीजों में केमिकल बहुत यूज हो रहे हैं,
और है ना यूरिया बहुत ज्यादा, फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, तो हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम शहद को ये मत समझे कि ये एक दवाई है। शहद असल में एक भोजन है जो इतना पौष्टिक है, जो अगर हम पूरे अगर अपनी इसमें डाइट में अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा है। क्या बात है सर। अब आपसे एक जानकारी जानना चाहूंगा कि हमने मार्केट से कई सारे शहद खरीदे हैं और हर शहद के पीछे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है। तो क्या सच में इसकी एक्सपायरी डेट होती है या इसकी एक्सपायरी कभी होती नहीं है, इसकी शेल्फ लाइफ लाइफ टाइम की होती है? देखो, असल में शहद ऐसा माना खाद्य पदार्थ है, अगर इसको सही उसमें वातावरण में रखा जाए। जी। और ये बात है 2017 की, जी। जैसे है ना इजिप्ट में है ना जी। पिरामिड है, और जी। शायद अगर कुछ लोगों ने उसकी नॉलेज हो तो वहां से शहद मिला था दो, जो कि 3000 साल पुराना था। वो तीन वो हजार शहद, शहद? हाँ ये 2017 की बात, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और जी। वो 3000 साल पुराना शहद जब लैब में लेके गए उसको, वो खाने लायक था। असल में वहां पर ठंड होती है, तो ठंड की वजह से वो शहद क्रिस्टल हो गया। जैसे मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, ये क्रिस्टल हनी जमा हुआ शहद, वो शहद भी क्रिस्टल के रूप में था। और वो शहद इतने साल बाद भी इसीलिए खाने लायक था। असल में शहद अपने आप को क्रिस्टल कर लेता है, अपने आप को सेफ करने के लिए। अगर ये तभी करता है जब ये इसको ठंड मिलती है। अगर ठंडे वातावरण में इसको रखा जाए, यानी कि इसका असल में गर्मी में इसका HFM बढ़ जाता है, वो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर वो नहीं बढ़ता है तो वो शहद किस ना कभी भी हम चाहे कितने भी साल पुराना हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात है ना, हमारी जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये बोलती है कि शहद जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होता है। और लेकिन साइंस ये बोलती है कि अगर शहद का HFM 80 या 80 से प्लस हो गया तो वो खाने लायक नहीं रहा। तो इसलिए मेन चीज है, शहद कभी खराब नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी लेवल पे अगर किसी के ब्रांड पे की अगर हम देखते हैं एक्सपायरी डेट, तो हमारे FSSAI के एक रूल है, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा हमें। उस मैक्सिमम 24 मंथ होता है किसी भी चीज का, उससे ऊपर हम लिख नहीं सकते। तो हमें उसको लिखना पड़ेगा, वो है ना FSSAI के रूल्स के अनुसार उसे हमें 24 मंथ शहद के लिए उन्होंने एक एक्सपायरी डेट फिक्स की हुई है। तो ये तो बात रही रूल की कि अगर हम रूल को हाँ, फॉलो करें तो 24 महीने की कंपनी को एक पॉलिसी के अंडर में एक्सपायरी डेट मेंशन करनी पड़ती है। पर हाँ क्या जी। उस 24 महीने के बाद भी अगर उस शहद को यूज किया जाए, इसका मतलब कि वो खराब नहीं है? नहीं 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 नहीं, खराब होता, शायद खराब नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप उसको ठंडे वातावरण में, सही वातावरण में रखिए, जरूरी नहीं आप फ्रीज में ही रखो, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखिए, तो शायद तो कई कई साल खराब नहीं होता। क्या बात है। वैसे सुभाष जी, आपने इतनी बड़ी R&D की है इस शहद की इंडस्ट्री में, तो मैं जस्ट आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि शहद की एक्चुअल हमारे इंडिया में कितनी खपत है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कितना प्रोडक्शन आउटपुट के रूप में इसको दे रही हैं? हाँ देखो, बहुत सारे आम आदमी सोच नहीं सकते एक छोटी सी मधुमक्खी और इतना भी शहद यहाँ पर प्रोडक्शन कर सकती है। हमारी जो प्रोडक्शन है, चाहे वो फॉरेस्ट से है, चाहे हमारी बी कीपिंग से है, वो टोटल लगभग 1,30,000 टन से भी ऊपर की है, जो हमारा रिकॉर्ड है। एक्सपोर्ट का ही रिकॉर्ड जो है लगभग 65,000 टन है पिछले 2 साल का। तो अगर इसकी प्रोडक्शन के बारे में कहें तो प्रोडक्शन बहुत लार्ज स्केल में है। हम बल्कि एक्सपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पब्लिक इस शहद को एक खाने के रूप में बहुत कम इस्तेमाल कर रही है। तो इसको अगर खाने के रूप में इस्तेमाल करें तो हमारी जो निर्भरता है वो एक्सपोर्ट पे से हट जाएगी फिर। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं वो कंजम्पशन कम है और प्रोडक्शन ज्यादा है? बहुत ही कम है। अपने हिंदुस्तान की पब्लिक तो बहुत ही कम, सबसे ज्यादा अगर
यूरोपियन जो यूनियन कंट्रीज हैं वहां पर सबसे ज्यादा शहद यूज होता है, उसके बाद यूएस से यूज करता है, बाकी और दूसरे भी और कंट्री हैं। लेकिन अपना इंडिया का तो 2011-12 में एक रिकॉर्ड जो है कलेक्ट किया गया था, तो हमारी तो सिर्फ ये मान लीजिए कि 8-10 ग्राम ही आई थी पर व्यक्ति एक साल की, और यूरोप की आई थी 800 ग्राम। ओके, मतलब हाँ काफी जी, ह्यूज डिफरेंस है। बहुत ज्यादा। क्या बात है। अच्छा, जहां पर आपने बताया कि 1,30,000 टन प्रोडक्शन होता है इंडिया में हनी का, तो हाँ इसमें जी। हमारे सुभाष जी का कितना कंट्रीब्यूशन है? मैं तो बहुत ही छोटा सा हूँ, बहुत ही ना मात्र। मेरा अगर प्रोडक्शन साल का 40-45 टन के करीब हो जाता है, तो जी। मेरा तो बहुत छोटा सा। मैं, है ना, बहुत मेरे बहुत अच्छे अच्छे साथी बी कीपर मधुमक्खी पालक बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, और वो भी सब इसमें योगदान दे रहे हैं। सुभाष जी, हम इसकी हनी की एक जो साइकिल होती है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस साइकिल, वो आपसे एक बार डिटेल में जानना चाहेंगे कि सबसे पहले मधुमक्खी बैठी किसी फूल के ऊपर, वहां से उसने नेक्टर लिया, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, थर्ड प्रोसेस क्या होता है, और एक पैकिंग तक किस तरह से क्या क्या स्टेजेस से वो शहद गुजरता है, और देखिए इसमें कितना अगर टाइम लगता है? देखिए अगर मैं मधुमक्खी की वर्किंग पे जाऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि उसका तो काम ऐसा कि उसके तो अगर मैं पूरा दिन भी लगाऊं उसकी, है ना, उसके काम के बारे में बतलाने के लिए तो भी कम पड़ता है। वो उसका काम तो हम बिल्कुल डिटेल में बहुत ही, है ना, ये कहेंगे कि मैं उसके तो मधुमक्खी की तारीफ तो जितनी कर दूं उतनी कम है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्टकट में कहूंगा, ये कहूंगा कि मधुमक्खी असल में फूल से नेक्टर उठाती है, जिसके अंदर 60 से 80% तक मॉइस्चर होता है। लोग ये सोचते हैं कि शहद ही आता होगा, शहद डायरेक्ट, नहीं नहीं, उसके अंदर मॉइस्चर होता है बहुत ज्यादा। और वो मॉइस्चर फिर मधुमक्खी छत्ते में ला करके जो उसको मॉइस्चर को उड़ाती है, वो मॉइस्चर वो जब 18% पे आ जाता है, तब वो मधुमक्खी उसको सील्ड कर देती है छत्ते को, यानी कि उस शहद को, और मोम से उसको सील्ड कर देगी। इट मीन्स वो शहद अब पक गया। असल में वो अपने लिए उस शहद को सील्ड कर देती है, ताकि जब उसका सीजन नहीं होगा, ऑफ सीजन होगा, तब उसको इस्तेमाल कर सके। वो उसको, है ना, खराब होने से बचाने के लिए उसको मोम से, है ना, कोटेड कर देती है। तो ये शहद लगभग 18-19% मॉइस्चर का होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि कहाँ 80% मॉइस्चर और कहाँ 18-19% मॉइस्चर पे लेके आना मधुमक्खी द्वारा। तो वो फिर वो शहद हम लोग कलेक्शन करते हैं। बहुत सारों के मन में ये धारणा होती है कि हम शहद जब निकालते हैं तो छत्तों को निचोड़ते होंगे, मधुमक्खियों को मारते होंगे। बिल्कुल भी नहीं, हम मधुमक्खी पालक हैं। हम मधुमक्खी, है ना, वो नहीं है कि यानी कि जून को खत्म करें। वो हमारी प्रॉपर्टी है, हम उसको बचा करके रखते हैं। और हम उन मधुमक्खियों को हटा देते हैं जब हम शहद कलेक्शन लेते हैं। उनको हटा करके फिर एक अलग से रूम बनाया होता है, वहां पे हम मशीन के द्वारा, ताकि वो शहद शहद हम ले सकें, बाकी का जो छत्ता है एज इट इज वापिस का वापिस हम मधुमक्खियों के बॉक्स में लगा देते हैं। वहां से वो शहद कलेक्ट होकर के फिर वो फिल्टर के लिए फैक्ट्री में कह लीजिए आता है, या आप खुद भी उसको फिल्टर कर सकते हैं, कपड़े से फिल्टर कर सकते हैं। उसको फिल्टर करके उसको फिर मार्केटिंग करते हैं। इसमें कुछ भी ज्यादा काम नहीं है, फिर बस सिर्फ उसको फिल्टर करने का काम है। क्योंकि उसके अंदर कुछ मोम के कण, पोलन के कण, कोई ना कोई एक, है ना, कोई ना कोई पार्ट हो सकता है, कोई मधुमक्खी का पंख हो सकता है। तो हम उसको सिर्फ फिल्टर करते हैं और वो मार्केट में उतार देते हैं फिर। तो इसमें कितना परसेंट भागीदारी, मैं कहूंगा, मैनुअल रहती है और कितनी परसेंट हिस्सेदारी मशीन्स की रहती है? मशीन की तो बहुत ही कम है इसके अंदर। ये तो ज्यादातर तो मधुमक्खियों का, है ना, है इसमें वर्क। फिर उसके बाद मैनुअल है, क्योंकि यहाँ पर अपने हिंदुस्तान में तो मैनुअल ही ज्यादा होता है। हाँ, फॉरेनर में तो जरूर मशीनरी होती है सब। वो टोटली सारा काम एक आदमी पूरा ही सारा काम करता रहता है, मधुमक्खियों से शहद निकालने से लेकर के पैकिंग तक का सारा काम उनका मशीनरी है। लेकिन अपने इंडिया में अभी वहां टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं हुई। यहाँ पर मैनुअल लेबर अपने को यहाँ पे मिलती है, तो वो लेबर की वजह से, ताकि रोजगार दूसरों को मिल रहा है,
तो हम उसको जो है ना मैनुअली यूज ज्यादा करते हैं। हाँ, इसमें यही कहूंगा कि मशीनरी का तो बहुत ही कम है। ओके, ठीक है। सो सुभाष जी, जैसा कि आपका हनी के क्षेत्र में एक कंट्रीब्यूशन है, अब आपने जैसे बताया कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं है फिर भी कंट्रीब्यूशन है, तो हमारे जैसे भारत के बहुत बड़े बड़े निर्माता हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर क्या उनकी तरफ से कभी आपको कोई ऑफर आया, कभी कोई कॉल आया, या कोई और प्रेम की या कोई भाईचारे की बातें हुई हो? बिल्कुल, देखो है ना, वो सब मुझे जानते हैं। और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि वो लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के है ना एमडी हैं, मैनेजर हैं, तो वो सब जानते हैं मुझे। और मुझे प्राउड फील होता है कि माना एक मेरा जाना माना नाम है। तो सब बातचीत कभी कभी होती है उनसे। हम अपनी समस्याएं भी मधुमक्खियों वालों की समस्याएं उनके आगे रखते हैं, चाहे वो रेट को लेकर के है या किसी और तरह की है ना प्रॉब्लम्स है। कई दफा कुछ मधुमक्खियों की में भी प्रॉब्लम आ जाती है। 2008 में बीमारी आई थी, तो हमारे नेशनल बी बोर्ड इसमें कुछ है ना जरूर हेल्प करता है। जो गवर्नमेंट की एक संस्था है, तो नेशनल बी बोर्ड इसको हैंडल करता है। मधुमक्खी पालक भी कुछ अपनी है ना संगठन बना के रखते हैं। वो लोग भी आपस में है ना भाईचारा लेकर के और उनको संगठित रख करके किसानों को जरूर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो एक प्रक्रिया है जी, आपस में भाईचारा वो चलता है जी। और यहाँ पर तो बिल्कुल मधुमक्खी पालक तो हम बहुत ही कम मात्रा में है। अगर मैं अपने हिंदुस्तान की जनसंख्या के मैं ना उस पे जाता हूँ तो बहुत, हमारे तो कुछ भी नहीं है, हम तो बहुत ही कम संख्या में है। तो बिल्कुल हम भाईचारा और ये तालमेल, चाहे वो किसान से लेकर के एक्सपोर्टर तक का सबका तालमेल बना होता है, तभी कोई भी इंडस्ट्री चलती है। आपकी जो मेहनत के चर्चे हैं वो आपके सीएम साहब तक भी पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी कमिश्नर तक भी पहुंच चुके हैं, और उन्होंने आपको अवार्ड भी दिया है। तो थोड़ा सा हमें और दर्शकों को उस बारे में बताएं सर। हाँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि जितना मान सम्मान मुझे मिला है, तो मुझे जी। दूसरे और साथियों को जो भी सुन रहे हैं उनको भी जरूर मिलना चाहिए। और जो भी जिस भी फील्ड में आप कोई भी काम कर रहे हैं, मेरा भी मन खुश होता है तो जब उनको भी अपने फील्ड में इतना मान सम्मान मिले जितना मुझे मिला। और मुझे यहाँ तक कि इतना सम्मान तो जब एक किसान को मिलेगा तो उसको तो प्राउड फील होगा ही। यानी कि जो प्रधानमंत्री की मन की बात का जो एपिसोड आता है, जी। 75 एपिसोड आया था, उस टाइम भी उन्होंने मेरी एक दूसरे किसानों के सामने प्रेरणा सूत्र बतलाया था कि ये भी जी। एक किसान है जो दूसरों के सामने एक उदाहरण है, और क्या बात। मधुमक्खी पालन के साथ साथ खेती भी कर रहे हैं। और जी। फिर जब 91 एपिसोड आया था, तो उसमें तो मेरी सक्सेस स्टोरी प्रधानमंत्री जी ने शॉर्टकट में सुनाई थी कि इन्होंने 6 बॉक्स से मधुमक्खी पालन शुरू किया था और आज 2000 बॉक्स से भी ज्यादा मधुमक्खी पालन करते हैं। और ना क्या बात। सिर्फ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं बल्कि अपना शहद और दूसरों को शहद भी वो पूरे हिंदुस्तान में ये है ना सप्लाई दे रहे हैं। तो इतना बड़ी है ना अचीवमेंट तो आप सोच नहीं सकते कि अगर कोई ये बहुत। प्रधानमंत्री आपका नाम लेकर के और तारीफ करे। और सबसे बड़ी तो मुझे तब है ना अचीवमेंट मिली है कि जब मुझे मालूम चला है कि मैं 4 दिन के लिए प्रधानमंत्री का मेहमान बनूंगा। क्या तो बात है इससे सर। बड़ा तो प्राउड कभी नहीं हो सकता, इतना बड़ा अचीवमेंट। और फिर वहीं से हमें प्रधानमंत्री है ना गेस्ट बनने के बाद वहीं से हमें हरियाणा गवर्नर का 2 दिन के लिए हमारे को मेहमान बनाया था। तो इस तरह हमें मुझे अवार्ड भी बहुत मिल चुके हैं, चाहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से हो, केवीके से हो, और हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हमारा खाद्य ग्राम उद्योग है ना। और इस तरह के हम मुझे बहुत है ना फील्ड में, चाहे मुख्यमंत्री से हो, हमारे कमिश्नर से हो, सभी से मुझे मान सम्मान मिला है। जी। और आज भी वो सभी मुझे एक सम्मानित किसान के रूप में देखते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको इस चीज के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुभाष धन्यवाद जी, आप सभी को। आगे चलते हैं। एक कुछ और थॉट मेरे दिमाग में आया कि देखते देखते काफी समय में, पिछले 20 से 30 साल में और आगे आने वाले टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम बहुत कॉमन हो गया है।
मशीन्स ने लोगों को रिप्लेस कर दिया है, तो क्या मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मधुमक्खी को रिप्लेस कर पाएगी? जो काम मधुमक्खी कर रही है शहद निकालने का, तो क्या वो मशीन्स और आर्टिफिशियल नहीं इंटेलिजेंस से रिप्लेस हो पाएगा? सर, कभी भी पॉसिबल नहीं होएगा, क्या ना, क्योंकि जो मधुमक्खी जो शहद लेके आती है वो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मैंने भी पिछले साल एक है ना टीवी पे और उसमें जो है न्यूज में देखा था कि इजराइल ने एक ऐसा शहद तैयार कर दिया लैब में कि वो बिल्कुल ही वैसे ही उसी तरह न्यूट्रिशन है उसके अंदर, शहद की तरह ही है वो, लेकिन फिर भी वो शहद का रूप नहीं ले सकता। क्योंकि जो मधुमक्खी फूलों से, क्योंकि जो फूल होता है उसका जो नेक्टर होता है, उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं, उसके जो गुण होते हैं वहां से, वो कभी भी आर्टिफिशियल किसी भी फैक्ट्री में या लैब में कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, मैं सभी दर्शकों को एक शॉर्टकट में एक नॉलेज देता हूं कि जो मधुमक्खी जो शहद उठाती है फूल से, नेक्टर बोलते हैं उसको, वो जब तक वो शहद में कन्वर्ट होता है तब तक उसको 8 से 10 बार वो पीती है। यानी कि वो फूल से उठाने से लेकर के और 18-19% मॉइस्चर तक आने तक वो मधुमक्खी उसको 8 से 10 बार पिएगी। अब जितनी बार भी वो पिएगी, उस मधुमक्खी की उसके अंदर लार मिक्स होती रहेगी, और वो लार उसके एंजाइम्स हैं, वो शहद के अंदर वो एंजाइम्स मिक्स होते रहेंगे। तो इसीलिए ये पचा पचाया भोजन है। ये सबसे बेस्ट फूड अगर इस पृथ्वी पे है तो वो शहद है। तो वो शहद में इतने एंजाइम्स होते हैं, और क्योंकि मधुमक्खी की लार भी मिक्स हो रही है, उस पौधे का भी वो अर्क है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी फैक्ट्री में इस तरह हो जाएगा। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो जन जनता तक पहुंच रही है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज और बताएं कि जैसे कि आपने बताया आपने 6 बॉक्सेस से स्टार्ट किया था ये सफर, और आज ये 2000 बॉक्सेस तक पहुंच चुका है। तो अब ये सफर आगे जाके कहां तक पहुंचेगा अगले 5 से 10 साल में? देखो, ये 2000 बुक्स के करीब तो मैं 2006-7 में पहुंच गया था वैसे। लेकिन हम लोग एक लिमिट होती है कि हम कंट्रोल कर लेते हैं कि इससे ऊपर हमारे है ना नहीं हो पाएगा इस काम, है ना, क्योंकि एक इसको ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, नए नए जगह तलाश करना, तो इसको कंट्रोल करके असल में जो ज्यादा मधुमक्खियां जब बढ़ जाती है तो हम उनको सेल कर देते हैं। जो नए मधुमक्खी पालक आते हैं तो उनको ये कुछ सरकार भी सप्लाई देती है, कुछ नए फार्मर्स को आगे बढ़ाती है, तो उनको ये मधुमक्खियों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मधुमक्खी कहीं से पकड़ नहीं सकते, कहीं नहीं मिलेगी। ये जो मेलिफेरा हम लोग पालते हैं ये जंगलों में नहीं मिलेगी, ये बॉक्स में ही मिलती है। तो एक दूसरे से ये ट्रांसफर होती रहती है कि मैंने, मेरे पास ज्यादा मधुमक्खी होगी तो मैंने दूसरे फार्मर को बेच दी। तो ऐसे हम लोगों ने फिर ये रोल किया। हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा, जो मैंने अब मार्केटिंग का ना शुरू किया है, मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ। और आज की तारीख में, है ना, 2010-11 के आसपास मैंने ये शुरू किया था। उस टाइम तो मैं सिर्फ लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास तक की शायद बेच पाता था साल में, है ना, डोमेस्टिक मार्केट में। लेकिन जी। आज मेरा 6 करोड़ से भी ऊपर का टर्नओवर है। क्या बात है तो सर। मैं इसको जरूर आगे लेके जा रहा हूँ, और मैंने अपने फैमिली के मेंबर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनको भी साथ लेकर के, और दूसरे हमारे साथी हैं जिन्हें, है ना, दूसरे किसान हैं, उनको भी साथ लेकर के हम इस काम को जरूर आगे बढ़ा रहे हैं। सरकार ने मेरा एक एफपीओ भी बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, तो क्या बात। उसके माध्यम से भी हम किसानों से जुड़ रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सो आपके इस मिशन में, आपके साथ में, आपकी टीम में टोटल कितने लोग हैं? सर, हमारे डायरेक्ट तो अगर हम बात करें तो 22-23 के करीब तो हम डायरेक्ट ही हैं, जी। और फिर इनडायरेक्टली तो हम सोच भी नहीं सकते, वो तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन डायरेक्टली अगर रोजगार की बात करें तो 22-23 के करीब डायरेक्टली हम, हमारे, है ना, रोजगार जुड़े हैं। बाकी अच्छा। जो और दूसरे साथी हैं जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ जुड़ करके हम भी उनका शायद फिल्टर करके मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि वो भी हमारे साथ ही जुड़े हैं। ऐसे लगभग हमारे पास, है ना, 70 से 80 किसान हैं जो जी। जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जी। सुभाष जी, पूरी कहानी चल रही है एक मधुमक्खी के ऊपर।
हाँ तो जी। हम और दर्शक एक चीज जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी की उम्र कितनी होती है? सर ये मधुमक्खियां, ये हमारे जो खासकर अपने हिंदुस्तान में 5 तरह की मधुमक्खियां होती हैं जिनसे हमें शहद मिलता है। वैसे मधुमक्खियों की श्रेणी में तो बहुत जीव आते हैं, चाहे वो तितली है ना, बिरड़ तितैया है, वो सब मधुमक्खी श्रेणी में आते हैं। लेकिन जिनसे हमें शहद मिलता है मधुमक्खी, तो उसी को ही कहेंगे। मधु जिससे मिलेगा तो मधुमक्खी वही कहलाएगी। तो ये 5 तरह की होती है और उनकी सबका जीवन चक्कर अलग अलग होता है। कुछ जल्दी, मैंने कम उम्र की होती हैं, यानी जल्दी चली चली जाती हैं। और कुछ थोड़ा लेट, जैसे कि डोरसेटा मधुमक्खियां सबसे बड़ी जो है ना, जिसको कुछ लोग जंगली मधुमक्खियां बोलते हैं, उनकी थोड़ी उम्र ज्यादा होती है, उनमें स्ट्रगल कर लेती हैं वातावरण के अनुसार, और एक जगह से दूसरी जगह खुद ही ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं, अपने आप को माइग्रेट कर लेती हैं। लेकिन हमारी जो एपिस मेलिफेरा है, ये थोड़ा सेंसिटिव है। ये गर्मी सर्दी थोड़ा सा सहन करने में इसको तकलीफ होती है, इसलिए हम इसको खुद इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो उम्र की अगर बात करूं तो 4 से 5 मंथ मैक्सिमम इसकी उम्र होती है। अच्छा, मतलब हाँ, एक मधुमक्खी की अगर एवरेज लाइफ की बात करें तो लगभग हम मान सकते हैं कि 4 से 6 महीना। 4 से 4 महीना, क्योंकि कोई आना, यानी कि एवरेज अगर मैं बात करूं, जैसे इंसान की 70 साल के आसपास है, तो इस तरह इनके एवरेज जो है ना, वो 4 से 5 मंथ, 6 मंथ तक मैक्सिमम। ओके। और आपने इतनी डीप रिसर्च कर रखी है तो डेफिनेटली आपने एक चीज पे और रिसर्च की होगी कि हमारे इंडिया में लगभग टोटल मधुमक्खियां कितनी है? सर अगर रिकॉर्ड के ऊपर आए, क्योंकि नेशनल बी बोर्ड के उस पे मधु क्रांति पोर्टल है, उसके ऊपर एक अलग डाटा है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे यहाँ मधुमक्खी पालक की संख्या लगभग 1 लाख से भी ऊपर क्रॉस है। यानी मधुमक्खी पालक जो फार्मर है, डायरेक्ट जो मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, उनकी संख्या सभी, क्योंकि ये संख्या लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, थोड़ा साउथ में ये कम है, बहुत ही कम है। तो 1 लाख से भी ज्यादा है, और उसके साथ जुड़े हुए परिवार और दूसरे रोजगार के जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या तो जाकर के 5 लाख से भी ऊपर हो जाती है फिर। हाँ, बॉक्स मधुमक्खियों की अगर बात करें, तो अगर हम एक माना बी कीपर की एवरेज भी लगाएं कि वो 100 से 150 के आसपास एवरेज अगर बैठती है, तो तब भी आप सोच नहीं सकते कि ये तो हमारे पास, यानी कि 15-20 लाख बॉक्स के करीब जाती है इसकी संख्या फिर। जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और अंत में जस्ट आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप हमारी जनता को, हमारे देशवासियों को एक क्या ऐसा संदेश है जो देना चाहेंगे जिससे कि उनकी लाइफ में शहद को लेकर के कुछ ना कुछ बदलाव आए? वैसे तो मैंने शहद के बारे में बहुत कुछ बताया है, और लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि शहद को बिल्कुल, उसकी जो गलत धारणाएं हैं, ये गर्म होता है, उसके ना सोचें। शहद को इस्तेमाल करें डेली रूटीन में, अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो किसी भी रूप में है, चाहे वो आप दूध में यूज करें, चाहे आप चाय कॉफी तक के में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप ब्रेड टोस्ट या कुछ रोटी खा रहे हैं, सब्जी नहीं है, तो उस पर लगा करके आप शायद खा करके देखिए कितनी स्वादिष्ट रोटी लगेगी आपको। तो डेली रूटीन में आप शहद जरूर इस्तेमाल करें। बच्चों को खासकर शहद इस्तेमाल करने के लिए दें, ताकि ये बुद्धि के विकास के लिए और शरीर के विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हमारे बच्चों को खासकर जो, जब वो खेलते कूदते हैं, तो उनके एनर्जी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो शहद जितनी एनर्जी किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है, इसलिए शहद इस्तेमाल करना चाहिए, हमें डेली रूटीन में करना चाहिए। ना कि इसको ये सोच के इस्तेमाल करें 1 चम्मच 2 चम्मच, कि ये तो एक दवाई है, जब सर्दी खांसी होगी तो हमने एक शहद चाट लिया, है ना। ये ना सोचे, शहद एक संपूर्ण आहार है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण आहार। सुभाष जी, आपसे बात करते करते बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। और इसी के साथ में मेरे मन में एक और प्रश्न आया है। अक्सर एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जो हमने कभी ना कभी देखी होगी। हमारी कॉलोनीज में कुछ लोग आते हैं बाल्टी लेकर के, छत्ता लेकर के, और उसके अंदर काफी सारा शहद भरा हुआ होता है, और वो ये शो करते हैं कि बिल्कुल प्योर शहद है। क्या वो शहद हमको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो, मैं किसी के उस पे, मैं ना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि सावधानियां बरतें।
ऐसे बहुत सारे लोग आपको, है ना, भ्रमित कर सकते हैं, आपको लूट सकते हैं। छत्ता भी उसमें डाला होता है, छत्ता डाल करके वो दिखा देते हैं। आप उसका जो, हालांकि आपके पास परखने की अगर कोई विधि नहीं है तो सिंपल आपको मैंने एक तरीका बताया है कि आपके घर में अगर रुई की बत्ती है तो बत्ती बना करके उसमें आग लगा करके देख लीजिए, आग पकड़ेगा शायद। अगर उसने चाशनी लेकर के घूम रहा है तो वो आग नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल सर। सो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी और यही सारी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सुभाष जी, हाँ जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, उसके लिए भी तहे दिल से बधाइयां। थैंक यू सो मच धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, आप सभी थैंक को। और आप सभी की लाइफ में मेरी जैसे, है ना, उन्नति मिले, मैं तो यही कामना करूंगा। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू।